एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज दी सन पीरजादा एंड यू आर वाचिंग सन पीरजादा फिक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग। सो आज हम देखने वाले हैं सिद्धांशु त्रिवेदी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि 1970 के बाद से जो है मतलब सही से हर चीज़ को जो है वहाँ रखा नहीं गया, जो उनकी डायरेक्शन थी मतलब कि सही पोजीशन पर नहीं रखा गया, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीज़ें हों, मतलब बहुत कुछ। सो आपको पता है कि उनके पास नॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उन्हीं से ही रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। और आइए देखते हैं कि 1970 के बाद से लोगों को किस तरह की चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही हैं और सिद्धांशु त्रिवेदी जी क्या कहते हैं इस बारे में। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करोगे तो ही आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रशियन केजीबी का एजेंट था यूरी बेजमेनेव, जो 70 के दशक में भारत में पत्रकार बनकर रहता था। उसने लिखा है कि कैसे भारतीय संस्कृति को तोड़ने का बाकायदा एजेंडा दिया गया था, और उसने कहा था वो एजेंडा देने के लिए हमें उसको स्टडी करना था। मैंने स्टडी की तो मैं उसका मुरीद हो गया, और ये मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि अगर ये बात लीक हो जाती तो मुझे तुरंत निपटा दिया जाता। और उसने ये लिखा है कि हमारा एक एजेंडा था, उसने वर्ड्स यूज किए हैं, फर्स्ट स्टेज 15 to 20 ईयर्स स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। पहले डिमोरलाइज करो सोसाइटी को, तुम्हारी हर चीज गलत, तुम्हारी संस्कृति गलत, तुम्हारा धर्म गलत, तुम्हारी व्यवस्था गलत, तुम्हारा विचार गलत। जब डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो सेकंड स्टेज स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जगह जगह आंदोलन खड़े करो उन्हीं मुद्दों को लेकर, जो थे ही नहीं उन मुद्दों को खड़ा कर दो आंदोलन। और जब वो आंदोलन सक्सेसफुल होने लगे तो थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब उनको हिंसक आंदोलनों का रूप देना शुरू कर दो। एंड फोर्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, उसने कहा है। और फिर उसने कहा अब तो सारी बातें हैं कि भारत का इंटेलेक्चुअल संस्थान, भारत का मीडिया में कैसे लोग थे, जुडिशरी में कैसे था, सरकार में कैसा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी क्या क्या दखल थी। और इसीलिए मैंने बात पहले भी कई बार कही, 1970 के बाद एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा वस्त्रधारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं, शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ। जैसे ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी, शायद आप लोगों ने उसमें कभी वीडियो देखा हो। विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया। बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना, जिसका गाना था, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृतनिष्ठ भाषा बोलना, कॉमेडी का पात्र। और इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया। और ये मैं आपसे कैसे बताना चाहता हूं, इसको कभी आप गौर करिएगा। 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलन है छेदी सिंह। वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। कभी आपने सोचा कि एजेंडा क्या था और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा जा रहा है और कैसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाता है। और भाषा से अंतर क्या पड़ता है, जैसे आप सब ने ये बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है ना। और इसका जब अनुवाद करते हैं तो जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, पर किसी संस्कृत, हिंदी या भारतीय भाषा में आपने सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? कभी नहीं सुना, क्योंकि हमारी संस्कृति में उचित नहीं है। युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक समर्पण है।
अगर आप ये कह देंगे जो कहते थे एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वार, तो वहां आतंकवाद भी होने लगा, क्योंकि फिर वो भी जायज है। और जो कहते हैं कि लव में सब कुछ जायज है, तो फिर एसिड भी फेंका जाने लगा। इसलिए जब आप भाषा छोड़ते हैं तो आप वो संस्कृति छोड़ते हैं, और वो आपके मानस पर कैसा प्रभाव डालती है आपको पता ही नहीं लगता। इसीलिए मैं कहता हूं, फिल्मों में पहले उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था कोई नायक, अब जो है इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलने लगा। वो हमारे दिमागों पर क्या असर डालती है ये हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे विचार हो, भाषा हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, जब आप उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो आपके दिमाग पर क्या असर डाल रही है, तब आपको समझ में आता है कि वो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में कहां कितनी गहराई तक ले जा रही है। अब दूसरी बात ये देख लीजिए, किसी भी मतलब हर भाषा की वर्तनी में एक वैज्ञानिकता भी होती है। जैसे संस्कृत भाषा है, जैसे मैं पहले भी ये बात कहा था कि आप अंग्रेजी बोलते हुए किसी व्यक्ति को सुनिए, आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद आप बता देंगे कि ये पंजाबी बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये तमिल बोल रहा है, क्योंकि भाषा के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। पर संस्कृत का श्लोक आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है कि वैष्णो देवी में बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी वर्तनी इतनी शुद्ध है। और लैंग्वेज ऐसी कि कर्नाटक के एक कवि हुए वेंकटाध्वरी, जिन्होंने एक बहुत छोटा सा लघु काव्य लिखा जिसका नाम है राघव यादवीयम। लेफ्ट टू राइट पढ़िएगा तो राम की कथा है, और राइट टू लेफ्ट पढ़िएगा तो कृष्ण की कथा है। और इसीलिए जो मैंने कहा ना, कार्ल सेगन ने, फिर आ रहा हूं, जो वॉयजर में लिख के भेजा है, जो भाषा उसमें संस्कृत को भी क्यों प्रयोग किया है, जानते हैं समस्या क्या है? बाकी लैंग्वेजेस की जो व्याकरण है वो शब्द आधारित है। राम गोज टू हाउस इज अ करेक्ट सेंटेंस, हाउस गोज टू राम इज अ रॉन्ग सेंटेंस। पर संस्कृत का व्याकरण शब्द आधारित है। रामा गच्छति गृहे, गृहे गच्छति रामा, गच्छति रामा गृहे एक है। इसलिए समस्या क्या है कि कोई परग्रही सभ्यता को आप 3 वर्ड्स का चित्र तो बना देंगे, पर यह कैसे गारंटी है कि वो इधर से इधर पढ़ेगी या इधर से इधर पढ़ेगी? आप एरो भी बना देंगे तो वो एरो को समझेगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए वह भाषा होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाए वो एक समान आए। और फिर मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें विदेश में सीखी जा रही और हमें भड़काया जा रहा है, तुम अपने धर्म ग्रंथ मत पढ़ो, ये सब बैकवर्डनेस है, इसके अंदर सिर्फ झूठ, पाखंड, भेदभाव के अलावा कुछ नहीं है। और विदेश में क्या हो रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाइए तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को बाकायदा इस्टेब्लिश किया गया, जाके वेबसाइट पे चेक करिए। और उसका सूत्रपात कहां से? महाराष्ट्र की धरती से। सन 1794 में लंदन से एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है द जेंटलमैन। उसमें दो डॉक्टर हैं, टॉमस टूजो और जेम्स पिंडले। उन्होंने ये लिखा, एक पेपर पब्लिश किया कि सन 1793 में पुणे में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो टीपू सुल्तान की फौज में काम करता था, उसकी नाक काट दी गई थी और उसके मस्तक की खाल निकालकर नाक के ऊपर सेट करके नाक को दोबारा पुराने जैसा कर दिया गया। और करने वाले महत्वपूर्ण बात क्या है? कुम्हार जाति के लोग हैं, जिनको आज ओबीसी कहा जाता है। ये किसमें लिखा हुआ है? ये लंदन की द जेंटलमैन मैगजीन में 2 अंग्रेज लिख रहे हैं, इसमें कोई भारतीय नहीं और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। और इसके आधार पर मेलबर्न यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों ने सुश्रुत को इसका जनक माना है, और जिसमें 1100 से अधिक डिजीजेस का वर्णन है, 180 चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सारा डिटेल है। मगर हमारे यहां कहा जाता है कि नहीं, उसमें सिर्फ धूर्तता, पाखंडता और कुछ नहीं है। ये जो समझाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए ये इसलिए समझने की जरूरत है कि भाषा के अंदर कितना ज्ञान और कितनी गहनता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो सिद्धांशु त्रिवेदी जी का। और सिद्धांशु त्रिवेदी जी आपको पता है कि कितने एक्नॉलेज करते हैं, हर किसी को वेल नॉलेजेबल है। और मैंने इस तरह के बंदा कभी नहीं देखा भारत में, मतलब जो इतना पॉलिटिक्स में रहता हुआ इतना नॉलेज को रखता है कि वो हर चीज़ के बारे में पता है। इवन दो वो मूवीज़ के बारे में भी बता रहे हैं कि दबंग के बारे में उन्होंने बता दिया है। उन्होंने वो मूवी राम तेरी गंगा मैली, वो मूवी तक के सीन बता दिए हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। मतलब कि उनकी नॉलेज देख लो, IQ लेवल देख लो कितना ज़बरदस्त है
कि वो हर चीज़ उनको आइडिया है, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, हर चीज़ के बारे में डेट तक का पता होता है उनको। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो था। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं एक बात कहूँ, सिद्धांशु जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि इंसान ये जो मतलब कि हर चीज़ को ना उस लेवल पे नहीं रखा गया था इन 50 सालों में जिस तरह से अब रखा जा रहा है। मतलब पहले इस तरह से नहीं रखा गया था। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो वो उनको उस तरह से लेकर चल रही है, क्योंकि पहले ऐसा तो कांग्रेस की पार्टी थी और ये शिवसेना थी और इस तरह की पार्टियां चल रही थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो लेवल पर नहीं रख सकी उन चीज़ों को। इवन दो उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है कि अगर कोई हिंदी के कोई कटिंग मतलब बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर लेता है ना, तो उसमें उनको टॉन्ट करना शुरू हो जाते हैं कि तू क्या इतना मुश्किल हिंदी बोली जा रहा है। अगर वही हिंदी वाले इंग्लिश में डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर लो ना, तो उस पर अप्रिशिएट करना शुरू हो जाएंगे। तो उनका कहने का मतलब जो मुझे फील हुआ ना, वो यही है कि अपनी लैंग्वेज को हमेशा आगे प्रेफर करना चाहिए, रेफर करना चाहिए कि भाई हम लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है और उसको ज़्यादा स्ट्रांगली आप बोलो, वजह इसकी कि आप फॉरेन लैंग्वेज को जो है वो बहुत ज़्यादा आगे रखो। हाँ देखो, नीड तो है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। एक वक्त ऐसा होता है जब हमें जॉब के लिए जाना है तो वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट ही समझा जाए, लेकिन अपने कल्चर को भी आगे रखा जाए, क्योंकि हमारा कल्चर ही हमारी पहचान है। तो अब बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान में जो उर्दू बोली जाती है वो भी पाकिस्तान की मतलब कि एक्चुअली लैंग्वेज है नहीं, जो ये लोग बोलने की कोशिश करते हैं। बट हमने शुरू से उर्दू ही सीखी है और उर्दू बोलते हैं। आई नो हम बहुत डिफ़िकल्ट उर्दू नहीं अभी भी बोलते, बिकॉज यहाँ पर इतना डिफ़िकल्ट उर्दू को कोई समझता नहीं है। अगर हम उर्दू को डीपली समझेंगे ना तो ये बहुत डीप मुश्किल वर्ड्स हैं। इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मतलब लोग सोचते रह जाएंगे यार इसने क्या बोला। इस तरह की लैंग्वेज भी है, लेकिन बात यह है कि हम अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। तो शुरू से ही इस पर फोकस इतना किया नहीं किसी ने, और कल्चर से कोई भी चीज़ रिलेटेड हो, कुछ भी उसमें उसको जो है ना किसी ने इतना फोकस नहीं किया, उसको डीमोटिवेट किया है और इस तरह से हमेशा से डिग्रेड किया है। तो मैं समझती हूँ कि इंसान कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी हो या कुछ भी हो ना, वो अपने कल्चर से उसको जोड़े रखे। सो नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इस चीज़ को फोकस किया है कि कल्चर और धर्म को जो है वो आज़ाद रखें। जैसे योगा डे को सेलिब्रेट करते हैं, योगा खुद भी करके लोगों को बता रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो लीडर अगर खुद करेंगे तो लोग भी वही करेंगे, ठीक है ना। तो आजकल हम देख रहे हैं बॉलीवुड में भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो लोग भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे हिंदी तो आती ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आपको अपने कल्चर को भी आगे लेकर चलना चाहिए ताकि आपका कल्चर भी आगे चले। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सिद्धांशु जी की बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत लॉजिकल हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था, मज़ा आया देखकर, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और टिल देन टेक केयर।